हाँ तो बेटा कल ना यार ये वीडियो बीच में रुक गया था, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना, ये आपका बैटरी डाउन हो गया था, मेरा नहीं, मोबाइल का। तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस थे ना, जो भी क्वेश्चन लास्ट डिस्कस हुआ था उसके आगे के क्वेश्चंस 4-5 रह गए। जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक सेकंड मेरी बात समझने की कोशिश करो कि जो डिस्कशन हो गया था हमारा वहाँ तक, उसके आगे का ये दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा, ये जो एटलीस्ट वन रूट के रिलेटेड बात क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन तुमने किया था ना फंक्शन का ए से बी के लिए, अब बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आने का सेंस समझ रहे हो कि एल्जेब्रिक सम होता है ये एरिया का। तो मतलब क्या है कि इस तरीके से फंक्शन रहा होगा, तो जितना एरिया बाउंडेड रीजन ऊपर आया उतना ही एरिया बाउंडेड रीजन नीचे आएगा। तो मिनिमम सिंगल टाइम तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। तो एटलीस्ट सिंगल रियल रूट पॉसिबल होने के लिए इसलिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है ए से बी के लिए। मतलब ए लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, फंक्शन दे रखा है बराबर 0 है। अब ए से बी के बीच में अगर इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक 0 आ रहा है तो कम से कम एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि फंक्शन जितना नीचे एरिया कवर किया उतना ही ऊपर। तो इस वजह से डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे लिए कभी कभी रूट्स पता करने के भी काम में आता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 67, इन दोनों के लिए ही हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ किया है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करने के बाद में इसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जिससे कि तुम्हारा पहला जो है उसका ऑप्शन रहेगा आपका सी, 0 से 3 के बीच में एक एटलीस्ट वन रूट लाई करेगा रियल, और 0 से 1 के बीच में एटमोस्ट वन रूट लाई करेगा इन अ केस ऑफ 67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अच्छा बेटा, इसमें किसी को भी दिक्कत आए वो पर्सनली भी आके मेरे से पूछ सकता है, तो मैं उसको और भी एलेबरेट कर दूंगा डिटेल में। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सम ऑफ ऑल इंटरनल वैल्यूज ऑफ ए से बी। ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में देखो, ए जो दे रखा है इंटरवल 1 से लेके 100 के लिए दे रखा है, और इसकी इंटीजर इंटरनल वैल्यूज कुछ नहीं होती हैं बेटा। इंटीजर का मतलब होता है यानी कि जो भी कंसिडरेशन लिया जाएगा 1 से लेके 100 के बीच के इंटीजर्स की बात होगी। अब ध्यान से समझो कि इसमें बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, जैसे एटलीस्ट वन रूट आर पॉजिटिव के लिए ऑप्शन मैच नहीं करेगा। एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव के लिए अलग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव के लिए आप कंडीशन लगाओ। तो बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव के लिए जब आप कंडीशन लगाओगे जिसमें एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव और वन रूट नेगेटिव की कंडीशंस जब लगाओगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, ठीक है। तो एटलीस्ट इसमें से हटा दिया जाएगा और केवल इसमें देखो, अगर ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो ये क्वेश्चन का अप्रोच अलग होगा, ठीक है। जैसे 4 आंसर आ रहा है वो रहेगा अलग। लेकिन अगर तुम जर्नलाइज स्ट्रक्चर की बात करो इसमें, तो सिंपल सी बात समझो कि एक रूट पॉजिटिव चाहिए, तो 0 कहीं बीच में आएगा, एक अल्फा हो गया और ये बीटा। अब इसमें कंडीशंस की अगर बात करें तो पहली कंडीशन तो इसमें क्या आएगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन आएगी कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू नेगेटिव हो गई। टर्निंग पॉइंट से रिलेटेड बात की नहीं जा सकती, और इसमें क्या है, सिंगल रूट पॉजिटिव। सिंगल रूट पॉजिटिव के लिए आपने क्या किया, इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, अल्फा बीटा और 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन नेगेटिव है एक्स एक्सेस से नीचे। और टर्निंग पॉइंट के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 0 टर्निंग पॉइंट से आगे हो पीछे, लेकिन बीटा से पीछे ही रहेगा।
तो कंडीशंस जब तुम सेट करोगे और क्वाड्रेटिक तुम्हें जो दिया हुआ है फंक्शन के बेसिस पर, वो क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 5 x प्लस 4a माइनस 15 बराबर 0। ये है क्वाड्रेटिक, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक दे रखा है तो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 16 a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac। चेक करो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने के बाद ये जो 16 है ये 16 रिमूव होके ख़त्म। ओपन करो, इसको एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a और ये हो जाएगा माइनस 4a और प्लस 15 ग्रेटर देन 0। चेक करना, देखो ये 16 ही तो है, ये भी 16 कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दिया, पॉजिटिव नंबर है। इसको एक्सपेंड करा के इस तरीके से तो वो क्वाड्रेटिक बनाओ, a स्क्वायर माइनस 14a और दोनों को ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 40 ग्रेटर देन 0, और इसके दो फैक्टर से स्प्लिट आउट कर लो तो a माइनस 4 और a माइनस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो 4 और 10 इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव रीज़न चाहिए 4 से पीछे और 10 से आगे का रीज़न आया। ये तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हो गई। अब फंक्शन के 0 पर वैल्यू की बात करें तो फंक्शन में जब 0 रखोगे तो ये 0 यही तो बचा, तो 4a माइनस 15, ये कौन सी बात है कि फंक्शन 0 पर क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसलिए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, दो रूट्स आने ये सिचुएशन बनेगी। तो 4a माइनस 15 लेस देन 0, तो a की वैल्यू आ गई 15/4 से कम। ठीक है, 15/4 से कम ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में, और 15/4 ये आ गया तुम्हारे पास में। तो तुम एक बात सोचो, ये कम कह रहा है, ये 4 से पीछे और 10 से आगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे दोनों कंडीशंस का। तो एक बंदा कह रहा है 4 से पीछे और 10 से आगे, ये बात इसने बोला। इसकी बात समझो, ये क्या कह रहा है 15/4, 15/4 मैग्नीट्यूड में पीछे आएगा 3 पॉइंट समथिंग से पीछे रहना है। तो सिंगल रूट पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास में नंबर्स आए हैं, यही तो a की वैल्यू निकल कर आई है, और ये 3 पॉइंट समथिंग है बेटा। तो 3 पॉइंट समथिंग से पीछे इंटीजर्स की बात करें तो 3 आया होगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा, और 1 से पीछे आप ले नहीं सकते, ये 3 ही इंटीजर्स आए, और ये 3 इंटीजर्स ही आपकी इसमें लाई करेंगे। 1 से लेके 100 के बीच में ये 3 इंटीजर्स लाई कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास में जो a की वैल्यूज़ की बात की जा रही है, तो a का सॉल्यूशन ये मजला ब्रैकेट में आएगा 1 2 3। तो ओनली 3 वैल्यूज ऑफ a आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर के बेसिस पे 3 आंसर आ जाएंगे जिसमें डिजिट्स आएंगे आपकी ये तीनों। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, रीजनल सॉल्यूशन की, तो रीजनल सॉल्यूशन होगा बेटा a लेस देन 15/4। तो रीजनल सॉल्यूशन तो a लेस देन 15/4 हो गया, और 3 वैल्यूज इसमें आएंगी जो कि इंटीजर बेसिस पर हैं, क्योंकि इंटीजर ही लेनी है वैल्यूज। ठीक है, और ये कंडीशन क्या है कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसका आंसर कुछ इस तरीके से मेंटेन होगा। बाकी अगर एटलीस्ट 1 रूट की बात की जा रही है तो फिर इसमें एक केस तो यही आ गया, एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव, और दूसरा केस क्या आएगा बेटा,
बोथ दी रूट्स आर पॉजिटिव, और इन दोनों का और वगैरह लेके मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आंसर फिर ये नहीं आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उसके लिए फिर, ठीक है। तो एक बार एक करेक्शन कर लेना। देखो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव के लिए ये केस भी आएगा, कम से कम एक और दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, और दोनों के आंसर को यूनाइट किया जाएगा, और यूनाइट करने के बाद जो आंसर इंटीजर्स के बेसिस पर होंगे वो दिए जाएंगे। तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, और आंसर 4 या 3 के समथिंग दे रखा है। तो मतलब क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके सिंगल रूट पॉजिटिव कर लो, एटलीस्ट नहीं, सिंगल रूट पॉजिटिव ओनली। तो सिंगल रूट पॉजिटिव करोगे तो आंसर इसके 3 आएगा। 3 इंटीजर वैल्यूज हैं जिसके लिए ऐसा होने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में इफ ए बी द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 27 की पावर 1/x 12 की पावर 1/x। अच्छा देखते हैं भाई क्या बन रहा है ये। देखो 27 की पावर 1/x प्लस 12 की पावर 1/x इक्वल्स टू 2 और 8 की पावर 1/x, कुछ इस तरीके की फ़ोटो है। तो इनको प्राइम नंबर्स में पहले तोड़ लो, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। तो तुम्हें एक बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 3 की पावर 3/x हो जाएगा ये, प्लस इसको ध्यान से समझना, इसको तुम लिख सकते हो 3 की पावर 1/x इंटू 4 की पावर 1/x, देखते चलना, इक्वल्स टू 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/x। चेक करो, और इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो 2 की पावर ये 3/x से पूरा डिवाइड कर दो। तो 2 की पावर 3/x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3/x प्लस, जब डिवीजन करोगे बेटा इसका तो इसको चेक करो, इसको 4 लिखा हुआ है तो ये 2 की पावर, क्या 2/x नहीं लिखा जा सकता, इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ से चेक करो 3 की पावर 1/x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/x, और इनटू में क्या है 2 की पावर 2/x इक्वल्स टू 2। मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप मेंटेन कर सकते हो, सीधे सीधे ध्यान से समझना, खोपड़ी दौड़ाओ अपनी। खोपड़ी ये दौड़ानी है बेटा कि ये दोनों डिजिट्स जो हैं तुम्हारे पास में, इनको मेंटेन करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, इनको मेंटेन करने का क्या तरीका हो सकता है कि ये जब नीचे लेके आओगे तो ये पावर 2 की पावर में, ये भी 2 की पावर में, तो 3/x माइनस 2/x कितना हो जाएगा, ये यहाँ से सीधे सीधे 1/x किया जा सकता है इसको, और ये 3/2 की पावर 1/x हो गया सीधे सीधे, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, 3/2 की पावर 1/x डायरेक्टली लिखा जा सकता है। अब क्या करो, 3/2 की पावर 1/x की पावर 3 है ना, 3/2 की पावर 1/x की पावर 3 और प्लस 3/2 की पावर 1/x माइनस 2 बराबर 0, ये है इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, 3/2 की पावर जो 1/x है ना, उसको y या t जो अज्यूम करना वो अज्यूम कर लो, और उठा के इसमें रिप्लेस कराओ। तो तुम्हें ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये y की पावर क्यूब हो गया बेटा, और 3/2 की पावर 1/x ये y हो गया, और माइनस 2 बराबर 0। पहले ये बताओ, ये क्यूबिक बनाना समझ में आया सभी को? यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके ये जो फैक्टर आया 3/2 की पावर 1/x, इसको y अज्यूम करके रिप्लेस करा दिया। तो y की पावर क्यूब प्लस y माइनस 2 बराबर 0, और इसका फैक्टर क्यूबिक का जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो क्या है, हिट एंड
ट्रायल मेथड, है कि नहीं? तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या करोगे, उठा के इसमें वैल्यू रिप्लेस कराओगे, क्या 1, तो 1 रिप्लेस कराने पर 1 की पावर क्यूब कितना होता है 1 और 1 -2, तो इसके फैक्टर्स, एक फैक्टर तो तुम्हें समझ में आ गया कि इसका फैक्टर आ रहा है 1 रूट इसका, तो x y -1 इसका कंप्लीट फैक्टर होगा। तो चेक करो y की पावर क्यूब प्लस y -2, तो y -1 इसका कंप्लीट फैक्टर है, तो कंप्लीट फैक्टर करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो करो, तो ये आ जाएगा y², तो y की पावर क्यूब -y², तो ये माइनस ये प्लस, ये तो ख़त्म हो गया, तो y² प्लस y -2, तो इसमें प्लस y कर दो, फिर y से मल्टीप्लाई, तो y² माइनस y, तो ये माइनस ये प्लस, ये 2y -2 इसको उतार लिया, और +2 करो, तो ये आ जाएगा 2y -2, और ये कट पिट के क्या आ गया 0। यानी कि ये जो है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। यानी कि इस क्यूबिक को कैसे लिखा जा सकता है, इस क्यूबिक को लिख सकते हैं y -1 y² प्लस y प्लस 2 बराबर 0। चेक करना बेटा ध्यान से, y -1 y² प्लस y प्लस 2 बराबर 0 लिखा जा सकता है इसको। और अगर इसके बारे में बात करो तो b² - 4ac इसका कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो यानी कि इसके तो रियल रूट्स आ ही नहीं सकते, तो केवल एक ही वैल्यू आएगी जो रियल होगी, y बराबर 1, लेकिन y बराबर 1 के लिए 3/2 की पावर 1/x है, तो चेक करो 3/2 की पावर 1/x बराबर कितना आया है 1, कितना आया है 1। अब 3/2 की पावर 1/x लिखा है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ से x की क्या वैल्यू रखी जाए ये 1 हो जाए, तो ये 0 आना चाहिए, उसके लिए ध्यान से समझना यहाँ पर मेरी बात को। पहली बात तो ये 2 रूट्स तो ख़त्म हो ही गए, क्योंकि इसका जो है ये क्वाड्रेटिक जो दे रखा है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने की वजह से यहाँ तक तो सॉल्व होगा नहीं कुछ भी, b² - 4ac, y बराबर 1 आया, तो 3/2 की पावर 1/x इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। तो इसकी पावर अगर लॉग लेते हो तुम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू लॉग 3/2 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, यानी कि 1/x 0 कब होगा, जब x किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना है, कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ से भी कोई x की रियल वैल्यू निकल कर नहीं आ रही। 1/x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये बहुत लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड होगा, और एग्जैक्ट 0 अगर हो गया तो ये एग्जैक्ट इनफाइनाइट अनडिफाइंड वाली सिचुएशन है, तो मतलब कोई वैल्यू यहाँ से भी रियल निकल के नहीं आएगी जो कि इसको सेटिस्फाई कर पाए। दूसरी तरीके से ये ऐसे भी देख सकते हो कि 3/2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है बेटा, और 1/x लिखा है, तो 1/x एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व आपका इस तरीके से बनता है, 1/x के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व ये है, और 3/2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ध्यान से समझो, बिल्कुल रिवर्स एक्शन होने वाला है, कभी भी ये वैल्यू 1/x 0 नहीं बन सकती है। तुम सोचो, तुम यहाँ पर अगर जैसे कि बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड वैल्यू रखोगे तो भी ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन कभी भी 0 एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, तो यानी कि नहीं आ सकता ना, ये 1/x कभी 0 नहीं आ सकता, और किसी फाइनाइट नंबर की पावर कभी अगर 0 नहीं हो सकती तो वो कभी 1 नहीं हो सकता, तो यानी कि यहाँ से भी x का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और ये x का सॉल्यूशन यहाँ से भी 5 हो गया। तो मतलब फाइनली इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि इसकी संख्या a से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो a की वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू कितनी होगी 0,
और तुमसे वैल्यू पूछी गई है 2a + 3 की, तो बेटा आंसर केवल इसका 3 आएगा, खत्म। If a represent the number of real roots of this particular equation, कोई रियल रूट इसका नहीं आ रहा, सब 5 हैं, अनडिफाइंड आ रहे हैं सब, और सब अगर अनडिफाइंड है तो a की वैल्यू 0, तो 2a + 3, a की वैल्यू 0 रखोगे 3 आ गया आंसर, ठीक है। और इसमें ध्यान से समझ लेना 1/x कभी भी तुम 0 नहीं बना पाओगे इसको, कितना भी बड़ा मैग्नीट्यूड रख लेना, ये 0 को टेंड करेगा लेकिन 0 कभी नहीं हो पाएगा। और ये अगर 0 कभी नहीं हो पाएगा तो किसी भी नंबर की पावर 0 कभी नहीं बनेगा, तो मतलब कोई वैल्यू पता नहीं कर सकते तुम इसमें, अनडिफाइंड हो गया, रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका भी कोई। और किसी के दिमाग में साइंटिफिक अगर एनालिसिस आ रही हो कोई, तो बेटा वो मेरे से पर्सनली आकर डिस्कस करना, तभी बता पाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग में उठने वाले सवालों का जवाब क्या है। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो बेटा, चेक करो क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन दिस फंक्शन दे रखा है, फंक्शन चेक करो, f(x) = e⁻x - 1⁴ डिवाइडेड बाई sin x² log 1 + x² डिवाइडेड बाई 2, x ≠ 0, ठीक है। और f(0) बराबर दे रखा है 8, मे बी कंटिन्यूस हो सकता है, मे बी कंटिन्यूस। तो x ≠ 0 के लिए ये फंक्शन है और f(0) की वैल्यू 8 आ रही है। तो तुम्हें एक बात बताओ, तुमने एक चीज पढ़ रखी है कि फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर और फंक्शन की लिमिट की वैल्यू 0 पर, जिसके लिए ये फंक्शन यूज होगा, अगर सेम आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो उसके लिए k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो तुम समझो इस बात को, इस फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) f(0) के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये कंडीशन होती है हमारे लिए, सीखी है ये कंडीशन हमने कि ये वाली बात। अब उसके बाद दिमाग दौड़ाओ इसमें कि लिमिट कैसे सॉल्व होगी इस फंक्शन पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1⁴ डिवाइडेड बाई sin x² और log 1 + x²/2। देखो अब इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे भी मैंने लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या क्या पढ़ रखे हैं तुमने, वो खोपड़ी में दौड़ाओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x क्या पढ़ा है तुमने, 1। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x क्या पढ़ा है, 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x डिवाइडेड बाई x क्या पढ़ा है, 1। ये सब चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं। ये 3 फॉर्मूले एज इट इज़ यहाँ अप्लाई करूँगा, ध्यान से समझना। x² की बात की जाए तो 0 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो x² यहाँ भी कर दो। और मेंटेन करने के लिए इनटू में x² यहाँ करो। देखो x²
और यहाँ इससे मेंटेन करने के लिए यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सोचो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मतलब क्या है, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर फिर दोबारा से प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से। उसके बाद देखो e टू द पावर x माइनस 1 की पावर 4 है, तो अगर तुम इसमें किसी भी तरीके से 4 पावर का ध्यान रखना विशेष कि 4 पावर के लिए तुमने अगर e टू द पावर x माइनस 1 ओवर x किया तो तुमने x की पावर 4 से नीचे किया है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 4 ऊपर बैलेंस करने के लिए। देखो x की पावर 4 से नीचे किया मल्टीप्लाई, ये किया ये मल्टीप्लाई, ये किया ये मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है बेटा, ये पूरा स्टेटमेंट 1 हो गया और 1 की पावर 4 ये ख़त्म, ये 1 हो गया, सब ख़त्म हो गया, ये ख़त्म साइन की वाली प्रॉपर्टी लगा के, ये ख़त्म लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, और x की पावर 4 से ये ख़त्म हो गया। तो 2 स्क्वायर बचा ऊपर जाके, और क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 8, चेक करो, और इससे इसको रिमूव कर दो 4, तो k वाले भैया कितने आ गए, प्लस माइनस 2। तो अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस हो तो k की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, द वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 0 फॉर विच द फंक्शन दिस मे बी कंटिन्यूअस फंक्शन इज, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसके लिए, तो k की 2 वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास में, द फर्स्ट वन वैल्यू इज 2 एंड द सेकेंड वन वैल्यू इज -2, खत्म, 2 आंसर आएगा इसका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। और वैसे k बराबर 0 दे रखा, आंसर तो इसका एक ही होना चाहिए पॉसिबल आंसर, लेकिन फिर भी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो इससे इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो 73 का आंसर आएगा 2, और ये लिमिट के सब फॉर्मूले देख लेना अपने हिसाब से, तुम्हें सब पता होंगे, तुम जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो सब पता है, ये मान के चला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, f(x) फंक्शन है एक तुम्हारे पास में जिसके बारे में जानकारी है, एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन एक्स हैज़ अ लोकल मैक्स मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2। लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा कब आता है बेटा, अगर x की डायरेक्शन में आगे चलने पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, x की डायरेक्शन में आगे चलने पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो जाता है किसी पॉइंट के अक्रॉस, तो वहां लोकल मिनिमा तैयार होता है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है कि x की डायरेक्शन में आगे चलने पर किसी पॉइंट के अक्रॉस अगर नेबरहुड पॉइंट पर डेरिवेटिव उस पॉइंट से पीछे नेगेटिव और उस पॉइंट से स्लाइटली आगे जाने पर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि ग्राफ डिक्रीजिंग था और डिक्रीजिंग होने के बाद में ग्राफ ने इंक्रीज हुआ है, तो बेटा कोई ग्राफ डिक्रीजिंग था और इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब बीच में लोकल मिनिमा छोड़ के गया होगा। इसी तरीके से कोई ग्राफ इंक्रीजिंग था और किसी पॉइंट पर टर्निंग लेने के बाद में डिक्रीजिंग हुआ है तो मैक्सिमा छोड़कर जाएगा। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमा छोड़ेगा लोकल नेबरहुड पॉइंट के हिसाब से, और कोई ग्राफ डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग हुआ है तो 100% एक लोकल मिनिमा छोड़कर गया हुआ नीचे। तो अब यहाँ से ये बात अगर तुम्हें क्लियर है तो इसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पर डेरिवेटिव 0 होता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर चेक करो तुम तो ये हो जाएगा 2x माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर।
क्योंकि इसको ऊपर लेके जाओगे -1 पावर आ गई, ये आ गया। और डेरिवेटिव को इफ़ द फंक्शन हैज़ अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2, तो लोकल मिनिमा तुम्हारा आ रहा है एट x इक्वल्स टू 2 पर, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो डेरिवेटिव तुम 0 कर दो, क्योंकि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा, तो डेरिवेटिव तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा सबके लिए 0 होता है। तो यहाँ से ये बात हो गई 2x इक्वल्स टू a अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो a बराबर आ गया 2x की पावर क्यूब और a बराबर 2, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है सॉल्व होकर 2, यही तो है आपका लोकल दे रखा है इसमें, लोकल मिनिमा। तो अगर ये लोकल मिनिमा है तो 2 इसमें उठा के रख दिया जाए x की जगह, तो 8 ये 16 आ जाएगा, ख़त्म हो गया। ध्यान से सुनो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है 0 के बराबर, x की जो भी वैल्यू आती है वही तो होती है, वही x की वैल्यू तुम्हें पहले से ही दे रखी है, तो डेरिवेटिव 0 करके x की वैल्यू रख दी, सीधे सीधे a की वैल्यू आ गई, उसने एक अननोन a फंसा दिया था यहाँ पर पहले से ही, खत्म हो गया क्वेश्चन। 16 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट टू द एब्सिसा इन m रेशियो n, देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ध्यान से समझना इस बात को कि पैराबोला जो दे रखा है उसको चेक करो, पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 16x, तो y स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो सब टेंजेंट आती है ये, ठीक है, तो सब टेंजेंट की लेंथ, जैसे मान लो ये आपके पास में P पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो इस PS का जो प्रोजेक्शन आएगा ये SD, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो कि पॉइंट के जो पॉइंट है ना पैरामेट्रिक पॉइंट, उसकी x कोऑर्डिनेट के दुगने के बराबर होती है। तो इसके जर्नल पॉइंट क्या होते हैं 80 स्क्वायर 280, तो SD की जो लेंथ आएगी सॉल्व होकर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ध्यान से समझो, ये पैराबोला हो गया, पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x से a की वैल्यू 4 आ गई, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट जब खींचोगे तो टेंजेंट, ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन डालोगे जब पैराबोला की एक्सिस पर, तो S से लेके D तक की जो डिस्टेंस है उसको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, वो x कोऑर्डिनेट जो दे रखा है ना P का, उसके डबल के बराबर होती है 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर ये होती है। सॉल्व भी कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन निकालकर y बराबर 0 रख देंगे इसमें, ये पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपको मतलब ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है 80 स्क्वायर, पीछे भी आती है 80 स्क्वायर, 280 हो जाता है ये इस तरीके से, और नेगेटिव है ये दोनों ही ऐड होकर 280 हो जाएगा, करके देख लेना, नहीं पता तो ये होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द एब्सिसा इज m रेशियो n। अब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की बात समझना ध्यान से, तुम्हें पता है कि x एक्सिस को तो एब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तभी तो तुमने देखा होगा पैराबोला में एक डबल ऑर्डिनेट नाम की चीज़ होती है। डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस और जो फोकस से ना जाएं। वैसे तो लेटस रेक्टम भी अपने आप में क्या होता है डबल ऑर्डिनेट, लेकिन बाकी के जो लाइंस जो लेटस रेक्टम के पैरेलल हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट।
तो ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एब्सिसा होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का सिस्टम। वो कह रहा है कि ऑर्डिनेट और इसका रेशियो दे रखा है m/n, तो अल्टीमेटली तुम सोचो 2/1 का रेशियो मेंटेन होगा। तो यहाँ से तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि लेंथ ऑफ और एब्सिसा, तो रेशियो दे रखा है m/n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना है 2at² और डिवाइडेड बाई, और एब्सिसा कितना है किसी पैरामेट्रिक पॉइंट का एब्सिसा कितना हो जाएगा at²। तो बेटा ये कट पिट गया ना, तो 2/1 बचा, तो m की वैल्यू तो 2 आ गई और n की वैल्यू कितनी आई 1, और दोनों का स्क्वायरिंग किया जा रहा है, तो m² n² 4 + 1, आंसर कितना आएगा इसका 5 मेंटेन करेगा इसका आंसर। करेगा या नहीं करेगा 5 मेंटेन इसका आंसर? ध्यान से समझ लो इस बात को कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पैरामेट्रिक पॉइंट पर किसी पैराबोला के अगर तुमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद में ये आपके पास में ड्रॉ जब करोगे तो आपसे ये कहा जाता है कि उसी पॉइंट का जो एब्सिसा है और सब टेंजेंट का रेशियो m/n दे रखा है, तो बेटा ये दुगना होता है इसका। तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, m² n² 5 आंसर आ जाएगा। मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। अब मेरी बात समझो ध्यान से कि अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो रही है सॉल्यूशन में, या जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर उसको प्रॉब्लम है या उसको पूछना है कुछ भी, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो एक तरीका है आप मेरे से पर्सनली आके मिल लो, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कि नहीं हो रहा भाई, नहीं क्लियर हो रही है चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए इस सॉल्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि आगे की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं उनके सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो कोई भी आगे भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, तो आप मेरे से पर्सनली फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ को। तो नंबर लिख लो बेटा मेरा 9690990393। ये सेल नंबर है 9690990393। नाम तो तुम लोगों को पता ही होगा मेरा, ललित शर्मा। तो आपको क्या करना है, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को। आप किसी क्वेश्चन में सजेशन देना है कि सर ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे। देखो एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन हमारा मोटिव है कैसे भी करके आंसर पहले ग्रिप में आना चाहिए। देखो साइंटिस्ट नहीं बनना है अभी, पहले इंजीनियर बनना है, तो साइंटिस्ट बाद में बन लेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, फंडामेंटल्स पर काम करो अपने बेसिक्स के लिए, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है। तो ये नंबर है, आप सेल नंबर, इससे मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस के डाउट है अगर किसी भी तरीके का, ठीक है। और बाकी जो वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास में, अगर उनमें कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आने वाले क्वेश्चन उसमें, तो आप मेरे पास पर्सनली आ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और मैं आई होप कि जितने भी ये प्रैक्टिसेस की हैं क्वेश्चन की जितनी भी, उसके पीछे की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। देखो ध्यान से समझना, अगर आप से टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑल दी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द सिलेबस जो कि जो आ रहा है इसमें, वो सभी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी घुमाया जा सकता है। अब ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता, तो मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि सब टेंजेंट की लेंथ वगैरह निकालना सिखाऊंगा, ये आपको खुद आना चाहिए। डेरिवेशन का काम नहीं है मेरा, यहाँ मेरा काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना और लिटिल बिट उससे उसको बैकअप देने वाली जो थ्योरी है उसको बताना, तो वो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना मेरे भाई। बाकी आप लोग मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल का जो वीडियो था उसमें 4 क्वेश्चंस जो रह गए थे, कल मोबाइल साइज मेरा ये बंद हो गया था, तो ये वीडियोस उसके साथ क्लब होकर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय बाय।